हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस। लाइक मस्त आप लोगों के लिए सवाल मैं लेकर आई हूँ आज की क्लास के अंदर, जो पोइट्री बेस्ड है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस भी आप इनमें देखेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आप इनमें देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आप इनमें देखेंगे एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आप इनमें देखेंगे। तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन से। व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड, कि भाई क्या मूड जो है पोएट का वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इन दी पोएम डस्ट ऑफ स्नो इनिशियली। डस्ट ऑफ स्नो पोएम में इनिशियली व्हाट इमेजेस आर यूज्ड बाय द पोएट टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट, और क्या इमेजेस जो है वो यूज की जा रही हैं बाय द पोएट टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट। ठीक है, पोएट के द्वारा टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट कॉमेंट। ठीक है ना, तो मूड क्या है पोएट का, किस तरीके का मूड है, क्या इमेजेस हैं जो वो मूड रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और उसके बारे में ही हमें बात करनी है। सो मूड जो है पोएट का वो दिखाया गया है डिप्रेस्ड है, होपलेस है। अपनी राइटिंग में लिखना, अपने सेंटेंसेस बना के लिखना। ठीक है ना, पॉइंट्स बता रही हूँ। एनी अदर अप्रोप्रिएट वर्ड कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है, मूड जो है वो बेसिकली व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएट डस्ट ऑफ स्नो इनिशियली, तो आप लिखेंगे डिप्रेस्ड एंड होपलेस mood of the poet is reflected. So poet is basically depressed or hopeless in the poem dust of snow initially. Images क्या क्या यूज की गई हैं? Hemlock tree and crow. These two images are used to reflect depressed and hopeless mood. Why? Because ये दोनों ही negative symbols जो है माने जाते हैं। ठीक है, हाउ फार वुड यू अग्री दैट वंस पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग इन अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस इवन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। यार ये बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को घुमा घुमा के देख, 2024 में भी पूछा गया था और हजारों बार घुमा घुमा के इस सवाल को पूछा जाता है कि भाई कहां तक, किस हद तक आप अग्री करते हैं दैट वंस पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग इन अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस। ठीक है, किसी एक इंसान के, आपका मूड बहुत ज्यादा डिप्रेस है बट एक छोटी सी पॉजिटिव चीज आपकी लाइफ में एक उम्मीद की किरण की तरह हो सकती है इवन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। सो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है कैन हेल्प इंडिविजुअल्स सी अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर सी प्रॉब्लम्स। कि भाई पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो मदद कर सकता है इंसानों की सी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इंडिविजुअल सी अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर सी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी एक ऐसा एडवर्स सर्कमस्टांस चल रहा है, कोई बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, तो आप क्या है, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो आपको हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज दिखे कि भाई कोई बात नहीं, ये चीज गलत हो रही है, तो अगर मेरा एटीट्यूड उसके टुवर्ड्स पॉजिटिव रहेगा तो मैं बहुत सारे रास्ते जो है वहां से निकल सकते हैं। बट अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रहता है, अगर आप नेगेटिव तरीके से चीजें देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, हर एक चीज में आपको बहुत ओवरथिंक करते हो और नेगेटिव का और भी नेगेटिव दिमाग में चलता रहता है, तो आपको हर एक चीज में प्रॉब्लम ही दिखाई देगी, फिर सोल्यूशन आपको मिलना नहीं है। ठीक है, चलिए, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द डस्ट ऑफ स्नो हैज मेड द पोएट अप्रिशिएटिव ऑफ नेचर, थॉटफुल, हैप्पी या कोल्ड। क्या हो गया? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, क्या बना दिया यहां पर? द डस्ट ऑफ स्नो हैज मेड द पोएट, डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट को क्या कर दिया? अप्रिशिएटिव ऑफ नेचर, थॉटफुल, हैप्पी या कोल्ड। खुश कर दिया था ना, द डस्ट ऑफ स्नो ने उनको क्या कर दिया था? खुश कर दिया था, वो नेचर को अप्रिशिएट कर रहे थे, राइट। तो हैप्पी उनका मूड जो है वो कर दिया था। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो सच नेगेटिव सिंबल्स हैव बीन, व्हिच नेगेटिव सिंबल्स हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट। कौन से नेगेटिव सिंबल जो है वो यूज किए गए हैं एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करने के लिए? हेमलॉक ट्री, क्रो, क्रो, स्नो, स्नो, हेमलॉक ट्री, क्रो या डस्ट। नेगेटिव सिंबल, दो ही नेगेटिव सिंबल है, इन्हें ओमनेस माना जाता है। हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को ही अपशगुनी माना जाता है कि भाई ये दिख गए तो बेकार ही हो जाएगा। हेमलॉक ट्री को जहरीला पेड़ बोला जाता है, तो वो किसी भी नजरिए से, मतलब पॉजिटिविटी के नजरिए से देखा ही नहीं जाता है। अगर ये दोनों सिंबल्स यूज किए गए हैं तो मतलब कुछ नेगेटिव, कुछ डिप्रेस्ड, कुछ सैड, कुछ ग्लूमी दिखाने की कोशिश हो रही है। वहीं पर अगर आपको सफेद कबूतर दिखाया जाएगा या पीकॉक दिखाया जाएगा, है ना, या कोई एकदम गुलाब का फूल दिखाया जाएगा, सनफ्लावर दिखाया जाएगा, तो वो पॉजिटिव सिंबल्स की तरफ, लोटस दिखाया जाएगा तो वो पॉजिटिव सिंबल्स दिखाए जाते हैं, राइट। चलिए, which word from the poem fire and ice will complete the following? cruelty, fire, insensitivity, cruelty को fire बोला जा रहा है, तो insensitivity को ice, hate, desire या destruction क्या बोला जाएगा? बताइए। इनसेंसिटिविटी को वेरी नाइस, आइस बोला जाएगा। ठीक है, ICE, आइस।
अगला सवाल, विच ऑप्शन करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइंड फ्रेज इन द गिवन लाइन फ्रॉम फायर एंड आइस, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? कौन सा ऑप्शन करेक्टली रिप्लेस करता है द अंडरलाइंड फ्रेज इन द गिवन लाइन? ठीक है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, am as experienced as, strongly disagree with, like I hold with those का मतलब बताओ, have the same opinion as या habitually avoid? तो कौन सा ऑप्शन करेक्टली रिप्लेस करता है अंडरलाइन फ्रेज को इन द गिवन लाइन फ्रॉम फायर एंड आइस? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, मतलब वो स्ट्रांगली अग्री करता है क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस किया है ना। रेस्ट तो आई हैव द सेम ओपिनियन एज, वो अग्री कर रहा है उस बात से और उसका सेम ओपिनियन है, ठीक है, कि भाई जो फायर का फेवर करते हैं कि फायर जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और वो दुनिया का अंत जो है कभी भी कर सकती है, बहुत जल्दी कर सकती है। द यूज ऑफ सिंबॉलिज्म इन द पोएम फायर एंड आइस कन्वेज द पोएट्स मैसेज इफेक्टिवली, एक्सपैंड विद रेफरेंस टू द पोएम। 2020-21 का सवाल है, कह रहे हैं द यूज ऑफ सिंबॉलिज्म इन द पोएम, पोएम के अंदर जो ये सिंबॉलिज्म का यूज हुआ है, सिंबल्स, फायर एक सिंबल है, आइस एक सिंबल है, दोनों ही डिस्ट्रक्शन का सिंबल दिखाए गए हैं, साथ ही साथ ह्यूमन इमोशंस दिखाए गए हैं इन दोनों के जरिए, कि फायर जो है वो आपके पैशन, डिजायर, लस्ट, ग्रीड, इसका सिंबल दिखाया गया है, एंड ऑन द अदर साइड आइस जो है वो हेट्रेड, एनवी, जेलस, इन सब चीजों का सिंबल दिखाया गया है, राइट। सो एक्सपैंड विद रेफरेंस टू दी पोएम। सो फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड आएगा, ग्रीड, लस्ट, ह्यूमन डिजायर, एंड आई स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस, ह्यूमन इंडिफरेंस। अपनी लैंग्वेज में जरूर लिखना, पॉइंट्स में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कैन एंड विद ईदर ग्रीड और इंडिफरेंस, और ऑब्वियसली जो दुनिया है उसका जो अंत है वो दोनों चीजों से हो सकता है, ठीक है, फायर से भी हो सकता है और आइस से भी हो सकता है। कहने का मतलब जो दोनों ही ह्यूमन इमोशंस है, दे आर इक्वली पावरफुल, दोनों के अंदर ये ताकत है, दोनों इमोशंस अगर हावी हो जाए तो आराम से अंत कर सकते हैं, लाइक आपका डिस्ट्रक्शन तय है। Explain why the poet personally holds the conviction that the world will primarily end in fire। 2022-23 का सवाल है कि एक्सप्लेन करना है कि why the poet personally holds the conviction, वो क्यों ये बोलते हैं कि भाई फायर का एक्सपीरियंस तो मेरा भी है, ऐसा वो क्यों बोलते हैं कि भाई मैं मानता हूं कि भाई दुनिया का जो अंत है वो फायर से जरूर होगा, और वो क्यों बोलते हैं इतना श्योरिटी के साथ उस बात को? According to the poet, humans never ending desires and ever increasing hatred। पोएट के अकॉर्डिंग जो भी ह्यूमंस हैं उनकी नेवर एंडिंग डिजायर्स, मतलब उनकी कभी भी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, एंड एवर इंक्रीजिंग हेट्रेड, और जो उनकी जलन और जो नफरत उनके दिमाग में पल रही है, वुड बी इनफ टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन टू द वर्ल्ड। वो इनफ है, मतलब हम आगे बढ़ने के लिए, हम अपने फायदे के लिए, हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रॉय हमें एक लेवल पर आकर कर सकती है, हमें रियलाइज भी नहीं हो रहा है, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और हमें उस चीज को अचीव करने के लिए जो भी हम चाहते हैं, फिर हमें किसी को कुचल कर भी आगे बढ़ना पड़े तो फिर हम सोचते नहीं है ना। तो वो वाली चीज के बारे में बात हो रही है, दैट वी आर सो इंडिफरेंट, वी डू नॉट गिव अ डैम अबाउट एनीवन, एनीथिंग, किसी के बारे में भी हमारा मतलब पूरा होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो वुड बी इनफ टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन टू द वर्ल्ड। इन द पोएम द फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, पोएम के अंदर फायर क्या रिप्रेजेंट करता है? डिजायर, लाइक फायर, डिजायर स्प्रेड्स क्विकली एंड ओवरपावर्स अ पर्सन्स सेन थिंकिंग। तो जैसे कि फायर जो है, डिजायर स्प्रेड्स क्विकली, डिजायर क्या है? बहुत जल्दी क्विक होती है, लाइक आपकी डिजायर्स बहुत ज्यादा, आप आज 200 रुपए कमाते हो, आपको लगेगा काश में 300 कमाता, 300 कमाने लग जाएगा 400 कमाता, 400 कमाने लग जाएगा 10,000 कमाता, ऐसे करते 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 कोई एक चीज आपको मिल जाए, आपकी डिजायर खत्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और नेवर सेटिस्फाइड, ठीक है। सो लाइक फायर, डिजायर स्प्रेड्स क्विकली एंड ओवरपावर्स अ पर्सन्स सेन। आपने आग भी देखा होगा, इतनी सी, मतलब एक चिंगारी बहुत होती है पूरे घर को जलाने के लिए, वही बोल रहे कि एक छोटी सी डिजायर से ही वो भड़क जाती है, फिर आपका कोई अंत नहीं है, देन देयर इज नो गोइंग बैक, ठीक है। रिप्रेजेंट्स फायर, सो ओवरपावर्स अ पर्सन्स सेन थिंकिंग एंड होल लाइफ। तो इंसान अपनी मतलब दिमाग से काम लेना उस लालच, उस डिजायर, उस ग्रीड के चक्कर में बंद कर देता है। सो द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरीली एंड इन फायर, और उसको खुद भी लगता है कि मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि दुनिया का अंत जो है प्राइमरीली आई थिंक फायर की वजह से होगा, एज ही वाज अ विक्टिम ऑफ द फायरी एस्पेक्ट ऑफ डिजायर, ठीक है। मैंने भी डिजायर का टेस्ट चखा है, एंड आई नो दैट फायर हैज द कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय दिस एंटायर ह्यूमन
race. ठीक है, he had experienced its destructive effects in life by his own confession from what I have tasted. यहाँ पर बोला ना उन्होंने, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि भाई मैंने भी खुद भी इसके मतलब जाल में मैं फंसा हुआ हूँ. Read the following extracts and answer the questions for any one of the given two. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet. In his quiet rage, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water pole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. So obviously a tiger in the zoo से extract दिया है. State any one point of contrast between the टाइगर इन द जू एंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट हमको बताना है, जू के अंदर जो टाइगर है वो कैसा है और जो नेचुरल हैबिटेट में टाइगर होता है वो कैसा होता है. सो जू के अंदर वो सिर्फ अपने केज के अंदर ही स्टॉकिंग इन हिज केज, फोर्स्ड टू बी क्वाइट, और वहां पर वो भाई दहाड़ ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है दैट्स यूजलेस, है ना, कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पिंजरे में बंद हूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो दहाड़ के भी क्या फायदा. फॉरेस्ट मूव्स मैजेस्टिकली वेरेवर ही वांट्स. फॉरेस्ट के अंदर वो मैजेस्टिकली बोला जा रहा है टू शो कि वो कितना ग्रेसफुल होता है ना, और वो अपनी मर्जी से वहां पर घूम सकता है, जहां चाहे वहां जा सकता है. स्नार्ल्स एंड टेरराइजेस द विलेज, वो जंगल के एंड पे खड़े होके गांव के लोगों को डरा सकता है अपने दांत दिखाकर, है ना. सो ये सब उसका काम है नेचुरल हैबिटेट में, विच is not possible obviously in that particular cage जिसके अंदर वो कैद है, and that's why वो बिल्कुल शांत है और इधर से उधर घूम रहा है, बट अंदर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा जरूर है. क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं. When the speaker suggests that the tiger should be snarling around houses, तो जब स्पीकर जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि that the tiger should be snarling around houses, कि भाई टाइगर को तो घरों के आसपास ऐसे कि घुर्राते हुए और ऐसे अपने दांत दिखाते हुए लोगों को डराते हुए घूमना चाहिए at the jungle's edge. What does he insinuate about the tiger's natural behavior and habitat? तो वो यहाँ पे टाइगर के नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल बिहेवियर के बारे में आपको क्या बताना चाहता है. सो टाइगर नेचुरली पावरफुल होता है, फ्री होता है और फेरोशियस होता है, ये बात वो बताना चाहते हैं. अपने वर्ड्स में लिखना, ये 3 पॉइंट्स इसके अंदर होने चाहिए बस, कि पावरफुल होता है, फ्री होता है और फेरोशियस होता है. ठीक है, तो उसका नेचुरल बिहेवियर और उसका जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट, उसके अंदर वो नेचुरली पावरफुल है, फ्री है और फेरोशियस है. ठीक है. The poet's skillful use of imagery effectively depicts the confinement and frustration of the tiger. Elaborate in 40 words. पोइट का जो स्किलफुल यूज है, लाइक जो इमेजरी वो यहां पर यूज कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली डिपिक्ट करता है द कन्फाइनमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टाइगर, है ना. जिस तरीके से वो टाइगर दिखाया जा रहा है, इनफैक्ट वो कुछ नहीं बोल रहा, बट जो उसके एक्शंस है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसके जरिए उसका जो डिपिक्शन दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो वो डिपिक्ट्स द कन्फाइनमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन. उससे हमें पता चल रहा है कि टाइगर फ्रस्ट्रेटेड है, राइट. इलैबोरेट इन 40 वर्ड्स, तो हमको 40 वर्ड्स में इलैबोरेट करना है. इन हिज विविड स्ट्रिप्स पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. तो इमेजरी जो है वो यूज उन्होंने जो की है वो ये है, इन हिज क्वाइट रेज पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट एंड इन हिज विविड स्ट्रिप्स. विविड स्ट्रिप्स से बताया जा रहा है कि वो बहुत ही मैजेस्टिक है. पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब उसके पैर ऐसे हैं जो कि शिकार करने के लिए बने हैं, ताकि वो जब चले तो आवाज ना आए, क्योंकि वो शिकारी है, प्रेडेटर है. एंड इन हिज क्वाइट रेज, और उसके अंदर अभी वो बंद है, बट गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ है. तो इसको अपने वर्ड्स में जरूर लिखिएगा. ठीक है. हाँ, एक मिनट. एक मिनट.
कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? नो 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 नो, एक मिनट बच्चों। मिल नहीं रही है वो वाली फाइल, कोई बात नहीं, हम अभी इसी से क्वेश्चंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, लिखने की भी ट्राई करना। चलिए, Which phrase would correctly substitute quiet rage in the given sentence from the extract? कि कौन सा phrase जो है वो correctly substitute करता है quiet rage को in the given sentence from the extract? देखो, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो suppressed anger, ठीक है, suppressed anger है basically. क्वाइट रेज से यही उनका मतलब है कि उसकी जो गुस्सा है अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। हु इज द लास्ट वॉइस हर्ड बाय द टाइगर? चारों में से किसकी आवाज जो है वो लास्ट वॉइस है, मतलब लाइक वो सुनता है टाइगर? पुलिस की जीप, वॉचमैन, पेट्रोलिंग कार्स या रोर ऑफ लॉयन? तो ऑब्वियसली रात को पेट्रोलिंग कार्स जो होती हैं, जो सब कुछ चेक करने के लिए आती हैं कि सब कुछ ठीक है ना, सारे के सारे जानवर अंदर है ना, कोई गेट तो नहीं खुला है ना, सबको खाना वाना मिल गया है ना, तो ये पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। It is clear that repetition is the poetic device used for his brilliant eyes at the brilliant stars. Brilliant, brilliant दो बार रिपीट हो रहा है बिकॉज, क्योंकि एक्सप्लेन हाउ रेपिटेशन अप्लाइज हियर, क्यों यूज हो रहा है, तो बेसिकली हमें आंसर करना है कि कैसे रेपिटेशन यहां पर अप्लाई हो रहा है। रेपिटेशन क्या होता है? किसी भी चीज पर जोर देना होता है ना। सो बिकॉज देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ वर्ड ब्रिलियंट, इसी वजह से यहां पर बार बार इसको, इस लिटरेरी डिवाइस को रेपिटेशन बोलते हैं। जब कोई भी वर्ड किसी भी लाइन के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो उस एम्फेसिस के लिए हो रहा है कि आप जोर दे रहे हो किसी बात पे, जैसे यहां पर ब्रिलियंट वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है। The main contrasting ideas in this extract are tiger and zoo, cruelty and sympathy, confinement and freedom, master and slave। कौन से दो contrasting ideas जो है इन दिस एक्सट्रैक्ट आर, इस एक्सट्रैक्ट में यूज हुए हैं? कौन से हैं वो दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज? द मेन कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन दिस एक्सट्रैक्ट आर टाइगर एंड डियर, क्रूएलिटी एंड सिंपैथी, कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम, मास्टर एंड स्लेव। ऑब्वियसली कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम, इन दो के बारे में बात हुई। आगे, द यूज ऑफ द वर्ड स्टॉक्स क्रिएट्स एन इमेज ऑफ। स्टॉक्स वर्ड जो है ये क्या इमेज क्रिएट करता है? कावर्डाइज, फ्रस्ट्रेशन, लेथार्जी, पर्पसफुलनेस। बताइए, द वर्ड स्टॉक्स क्रिएट्स एन इमेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि भाई इधर से उधर वो फ्रस्ट्रेशन में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द पोएम यूजेस स्टेयरिंग एट द स्काई टू सिंबलाइज द फ्रीडम ही यर्न्स फॉर। 2023 में पूछा गया सवाल था कि पोएट जो है वो यूज करते हैं ये टर्म स्टेयरिंग एट द स्काई, है ना, और वो आसमान में देख रहा है उन आजाद सितारों की तरफ, तो वो क्या चाहता है? ऑब्वियसली वो आजादी चाहता है। तो ट्रू है ये बात, ठीक है, बिल्कुल सही है कि फ्रीडम ही यर्न्स फॉर, ये उस आजादी को देख रहा है जिसकी इच्छा वो रखता है। Read the following extract given below and answer the questions that follow. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet. In his quiet rage, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. So, quiet rage refers to helplessness. He has not been able to hunt, his prey has not come to the water hole, or he is not free. So, quiet rage का मतलब क्या है? बोलिए। हेल्पलेसनेस हो गया, बिल्कुल कुछ कर नहीं सकता, गुस्सा है अंदर पर कुछ कर नहीं सकता, क्वाइट वर्ड यूज किया है। ही इज लर्किंग इन शैडोज बिकॉज, बताओ, ही इज लर्किंग इन शैडोज बिकॉज, रीजन बताइए।
एंड नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली. इट इज क्लियर दैट मेटाफर इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर पैड्स ऑफ वेलवेट. है ना, पैड्स ऑफ वेलवेट में मेटाफर यूज किया गया है, क्लियरली यूज किया गया है, क्योंकि बिकॉज एक्सप्लेन हाउ मेटाफर अप्लाइज हियर. बताइए, कंपैरिजन होता है दो बिल्कुल डिफरेंट चीजों में, राइट. सो सॉफ्टनेस ऑफ वेलवेट इज यूज्ड, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. तो वेलवेट बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, वैसे ही उसके पांव भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं. तो दो चीजों को कंपेयर किया गया है, क्वालिटी बताई गई है. ठीक है. ही इज लर्किंग इन शैडोज बिकॉज ही इज वेटिंग फॉर हिज प्रे. और वो शैडो में छुपा हुआ है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी घास के पीछे छुपा हुआ है. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने शिकार का इंतजार कर रहा है. फाइंड अ वर्ड विद फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स टू वॉक विद मेजर्ड, स्टिफ और हॉटी स्ट्राइड्स. बताओ, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट which means to walk with measured, right, stiff or haughty strides, steps, lurking, pads या stalk obviously. आगे, state whether the following statement is true or false. The tiger is stealthily waiting for the deer to come to the water hole. True है या false है? 2023 में पूछा गया है. The tiger is stealthily waiting for the deer, वो वेट कर रहा है वहां पे deer का, to come to the water hole, पानी के पास आने का. Yes, obviously. Next है, he stalks again, same. How does the tiger show his helplessness? कि he stalks, अच्छा ये थर्ड हमने पढ़ा नहीं था. He stalks in his vivid strips, the few steps of his cage on pads of velvet quiet. In his quiet rage, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. So how does the tiger show his helplessness? Tiger जो है वो कैसे अपनी helplessness show करता है? Through his beautiful strips, through his brief walk, through his controlled anger, या by walking quietly. Helplessness कैसे show कर रहा है? Beautiful strips से तो नहीं कर रहा है, हाँ? Very nice. Through his controlled anger, quiet rage, है ना, उससे. Next है कि वो कुछ कर नहीं सकता, गुस्सा कितना भी हो अंदर ही रखना पड़ेगा. Study the following statements. Even in the zoo, the tiger has retained his majesty. He is walking softly in the cage as he is looking for his prey. Choose the correct option. बताओ, even in the zoo the tiger has retained his majesty, like बहुत majestic बताया गया है वो, right? He is walking softly in the cage as he is looking for his prey. बिल्कुल softly वो walk कर रहा है जैसे कि वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए walk करता है. One is right, second is wrong, second is right, one is wrong, one and two both are right, one and two both are wrong. सोचो. Even in the zoo, the tiger has retained its majesty. One is right and second is wrong, right? Vivid strips बोला जा रहा है, तो उसका वो दिखाया जा रहा है कितना majestic है वो, but वो यहाँ पर अपने शिकार के लिए ऐसे नहीं चल रहा है, वो confined है, इस वजह से ऐसे चल रहा है. Looking at the caged tiger, we admire his majestic looks, get scared of him, feel sympathetic towards him, या feel safe that he is caged. बताओ. Looking at the caged tiger, we admire his majestic looks, get scared of him, feel sympathetic towards him, या feel safe that he is caged. Obviously, हमें उसके प्रति दया आ रही है. जब हम उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ रहे हैं, जब हम उसकी हालत सोच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसके प्रति दया का भाव उमड़ रहा है. हमें लग रहा है कि यार बेचारे को क्यों ही कैद किया गया, बट वो किया भी हमारे लिए ही गया, लाइक हमारी वजह से ही तो उसको कैद किया हुआ है, अदरवाइज क्या जरूरत थी कैद करने की, है ना. हमारे एंटरटेनमेंट के लिए कैद किया हुआ है. The tiger in the zoo doesn't have to hunt for his food, so he feels happy, yet he is hungry, so he feels secure, या yet he feels lonely. बताइए, अब वहां पर तो उसको खाना नहीं, मतलब शिकार करने की टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेली के डेली तो खाना मिल जाता है बना बनाया, तो क्या प्रॉब्लम है. तो वो खुश है, वो गुस्सा है, ही फील सिक्योर फील होता है, या इसे अकेला फील होता है. तो ऑब्वियसली वो एंग्री है, क्योंकि वो इतना ताकतवर है, वो इतना केपेबल है, भगवान ने उसे ऐसा बनाया है कि वो अपना शिकार करके खुद से खाना खा सकता है. He likes the water hole as the deer visits it. There is a tall grass around it. It's a shady place. He can hide behind the grass. Water hole क्यों पसंद है उसको? क्योंकि वहां पे मोटे मोटे डियर आते हैं जिनको वो शिकार करके खा सकता है, right? In the poem A Tiger in the Zoo, what does the tiger's quiet rage indicate? टाइगर का क्वाइट रेज क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट द टाइगर्स एंगर इज फॉरगॉटन, प्रोवोक्ड, सप्रेस्ड या अपोज्ड. क्या होगा बताइए टाइगर इन द जू के अंदर जो उसका क्वाइट रेज, व्हाट डज द टाइगर्स क्वाइट रेज इंडिकेट? टाइगर का क्वाइट रेज क्या इंडिकेट करता है?
इट इंडिकेट्स दैट द टाइगर्स एंगर इज फॉरगॉटन, प्रोवोक्ड, सप्रेस्ड या अपोज्ड। सप्रेस्ड, वेरी नाइस, दबा दिया गया है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, दोनों को कंपेयर करके टाइगर जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में डिस्क्रिप्शन दिया है और हमारा टाइगर इन द जू के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया है। बच्चों पूछा जा सकता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 100 बार बता चुकी हूँ जब भी पढ़ाते हो कि भाई इन दोनों में टाइगर के डिस्क्रिप्शन से, ठीक है, उनके बिहेवियर को कंपेयर किया जा सकता है कि भाई एक टाइगर दिखाया हुआ है नेचुरल हैबिटेट में वो कैसा होता है, एक टाइगर दिखाया हुआ है केज में वो कैसा होता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में 4 नंबर का सवाल भी बन सकता है, 6 नंबर का सवाल भी बन सकता है। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो यहां पर लायन का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वेयर कैन वन फाइंड द एशियन लायन, कहां मिल सकता है? ऑब्वियसली कैन बी फाउंड इन जंगल्स इन द ईस्ट। What are the characteristics of the Asian lion? क्या कैरेक्टरिस्टिक है एशियन लायन के? एशियन लायन इज अ लार्ज टॉनी बीस्ट विद अ लाउड रोर, कि भाई उसकी जो दहाड़ है वो बहुत ही खतरनाक है। What is the effect of the roar of a lion on you? आपके ऊपर क्या प्रभाव दिखाया जा रहा है कि भाई उसकी दहाड़ का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? So when a lion roars, it feels as if we are about to die. तो जब भी कोई एक शेर दहाड़ता है ऐसा लगता है as if we are about to die। ठीक है, कि भाई उसकी दहाड़ सुन के आपको ऐसा लगेगा कि मरने वाले हो आप। सो इट फील्स दैट डेंजरस, कि भाई इस लेवल का डेंजरस आपको फील होता है, आप डर जाते हो, आप कांप जाते हो। ठीक है, आइडेंटिफाई द पोएम एंड द पोएट। द नेम ऑफ द पोएम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ऑब्वियसली स्टैंजा दे देंगे, आइडेंटिफाई द पोएम एंड द पोएट। हर एक पोएम का पोएट और उसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसीलिए केवल समरीज पढ़कर मत जाना, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस रह जाएंगे, नहीं समझ में आएंगे। Read the following extract and answer the question that follow. Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you lean the Bengal tiger to discern. Who is the noble wild beast? Tiger, right? Yes, Bengal tiger. Complete the sentence appropriately. It is clear that alliteration in the poetic device used. Alliteration क्या होता है? Consonant sound का repetition. Again, not consonant letter but consonant sound का repetition is alliteration. So roaming round, र का sound repeat हो रहा है, that's alliteration. ठीक है, yes, आगे बढ़ते हैं। State whether the following statement is true or false. The extract helps to identify a Royal Bengal tiger. बताइए, identify, yes, obviously true, Royal Bengal tiger के बारे में बात हो रही है। In the given lines, what effect does the poet create? Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब देखो, in the given lines, ये जो lines हमको दी हैं from the poem, what effect does the poet create? क्या effect यहाँ पर poet create करना चाहता है? Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger. So irony, terror, sympathy या criticism? बताइए। Very nice, डर, terror, है ना, इतना भयंकर है वो। Which word in the extract tells you that you have recognized the noble beast? बताइए। Rule, discern, roaming, notice. Discern. Very nice. No use to say, oh, there are other balls. Very important poem, long answer type questions में काफी बार chapters के साथ compare करके, क्योंकि इसके अंदर loss theme है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो परमानेंट नहीं होती हैं, आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो चीजें हो, हमेशा वो चीज आपके पास से जाएगी। तो थीम ऑफ लॉस यहां पर क्लियरली पूरी पोएम के अंदर दिखाया जा रहा है। उसको दिखा दिया जाता है नेल्सन मंडेला जी के साथ कि भाई नेल्सन मंडेला जी ने भी लॉस ऑफ फ्रीडम देखा है ना, लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो गया कि भाई उनको आजाद है, आजाद नहीं है, राइट्स नहीं है, उसके साथ कंपेयर करके आपसे सवाल जो है डाल दिया जाता है। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days in the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls, balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning. ठीक है, so no use to say oh there are other balls. कोई फायदा नहीं है ये कहने का कि अरे भाई और भी तो बहुत
बॉल्स है, तू चिंता क्यों कर रहा है अगर तेरी बॉल गुम भी गई? तो छोटा सा बच्चा है, उसकी उसके साथ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, तुम बोल दो हम तेरे को और लाके दे देंगे, मैं तेरे को पैसे दे देता हूं, बट वो चीज कभी भी आपको वो आप नया ला दोगे, मैं नया कर दूंगा, ये नया आ जाएगा, उससे उस चीज के साथ जो भी आपकी मेमोरीज होती है, उस चीज के साथ आपका जो अफेक्शन होता है, वो नई चीज से नहीं बन सकता। लाइक आपके पास कोई एक आपका बचपन की गुड़िया है मान लो, है ना, कई चीजें होती है हमारी जो हमें प्यारी होती हैं, ठीक है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो महंगी है, सस्ती है, चाहे वो कैसी भी हो, बट आप उसके साथ बहुत खेलते थे। अब उस बच्चे के लिए केवल वो एक छोटी सी बॉल है जिससे वो बहुत खेलता था, उसे बहुत मजा आता था। अब वो चाहे कितनी भी पुरानी हो जाएगी, उसको वही बॉल चाहिए होगी। छोटे छोटे बच्चों को देखा ना, नहीं मुझे तो मेरी वाली ही गुड़िया चाहिए, बाकी मुझे नई गुड़िया भी नहीं चाहिए, मुझे उसकी भी नहीं चाहिए, मुझे उसकी भी नहीं चाहिए, मुझे उसी गुड़िया को चाहिए। तो क्या होता है, बच्चे को कोई चीज एक पसंद आ जाती है, या कोई भी चीज आगे आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा, है ना, कि कोई भी एक ऐसी चीज होगी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद होगी, तो अगर वो चली जाएगी या आपसे छीन ली जाएगी तो आपको दुख होगा। तो वो दुख वाला जो फीलिंग है, पोएट चाहता है वो बच्चा वो फीलिंग फील करे, सो दैट वो मैच्योर हो कि लाइफ में आगे ऐसे और भी पॉइंट्स आएंगे जहां पर चीजें आपसे ले ली जाएंगी। रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मॉम डैड हो सकते हैं, आपके लिए आपकी कोई भी प्यारी चीज हो सकती है जो शायद आपके पास हमेशा के लिए ना रहे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे मूव ऑन ही ना हो, हमें इवेंचुअली मूव ऑन करना सीखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, Which of the following best describes the speaker's attitude towards the boy's reaction to losing his ball? तो कौन सा इन चारों में से बेस्ट डिस्क्राइब करता है the speaker's attitude towards the boy's reaction? अब बच्चे का क्या रिएक्शन था, वो बेचारा वहां पे खड़ा हुआ है ना, वो हिल भी नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत सारे इमोशंस एक साथ फील कर रहा होगा और वो हेल्पलेस फील कर रहा होगा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, गई बॉल पानी में, अब क्या करूं, दुख हो रहा है उसे उस चीज का, ठीक है। तो उसे लग रहा था पोइट को कि शायद मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मोमेंट उसका उससे छिन जाएगा, अगर वो वहां पर अपना पूरा टाइम ले लेगा अच्छे से तो शायद वो मूव ऑन खुद भी कर जाए और उसको आगे लाइफ में ये खुद ही झेलना है, मैं तो नहीं होऊंगा हर जगह। So indifferent as the ball is inexpensive, sympathetic understanding the depth of boy's loss, mocking finding the boy's reaction exaggerated and unnecessary, panicked sharing the boy's distress over the lost ball। बताइए। वेरी नाइस, सिंपथेटिक था, है ना, अंडरस्टैंड कर रहा था, समझ रहा था, बॉय जो है उसका लॉस, उस लड़के का लॉस वो समझ पा रहा था। कॉमेंट ऑन द यूज ऑफ मेटाफर इन द अबव एक्सट्रैक्ट। मेटाफर का यूज जो हुआ है अबव एक्सट्रैक्ट में, देखो यहां पर कहां पर आपको लग रहा है कि मेटाफर का जो यूज हुआ है, कंपैरिजन, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन द हार्बर। देखो ऑल हिज यंग डेज इन द हार्बर कि सारे बचपन के जो दिन थे अब वो कहां थे, पानी में, है ना। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल चली गई थी, आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, ठीक है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। तो यस, बॉल जो है यहां पर बेसिकली पूरे में देख लो, बॉल 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 बॉल, बॉल मेटाफर है फॉर पोजेशन, उस बच्चे के लिए बॉल थी, बाकी आप लोगों के लिए और कुछ भी हो सकता है, चाइल्डहुड इनोसेंस। तो बॉल तो गई, बॉल के साथ पोजेशन जो उसका था वो तो गया ही, पर उसकी बचपना भी गया कि अब वो मैच्योर हो जाएगा, ये फीलिंग उसने आज तक नहीं देखी थी, है ना, ये फीलिंग आज तक उसने एक्सपीरियंस नहीं की थी ना, तो अब उसने एक्सपीरियंस कर लिया तो अब मैच्योर हो गया, बचपन खत्म, अब और भी चीजें एक्सपीरियंस करेगा जैसे जैसे बड़ा होगा। एक्सप्लेन द फ्रेज ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। तो अभी हमें ये ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर को एक्सप्लेन करना है कॉन्टेक्स्ट में। लॉस ऑफ द बॉल, मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। देख लो कि लॉस जो है, बॉल जो उसने खोई है, बेसिकली वो क्या है, वो अब ट्रांजिशन वाला मूड है, अब वो बच्चा था, बच्चे से अब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मैच्योरिटी आ जाएगी। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, और हो सकता है उस बॉल को वहां पर देखकर उसके साथ बिताई हुई सारी यादें उसकी ताजा हो रही हैं, रिफ्रेश हो रही है, उसके सामने हो सकता है सारा बचपन जो है वो फ्लैशेस में आ रहा हो, ठीक है। सो रेफरेंस है सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज लर्निंग, कि वो सीख रहा है इस एक्सपीरियंस से। Briefly state in about 40 words the boy's journey from shaking grief to he is learning in the above extract। देखो
जर्नी फ्रॉम इनोसेंस टू मेच्योरिटी, ठीक है, यूथ टू एडल्टहुड। नंबर 2 रियलाइजेशन है, लर्निंग है, लॉस जो है वो इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल अनअवॉइडेबल, आप अवॉइड नहीं कर सकते लॉस को, ठीक है। ही विल लूज थिंग्स इवेंचुअली, आगे लाइफ के अंदर भी वो चीजें खोएगा। रिप्लेस देम बट नेवर बी एबल टू बाय बैक द थिंग ही हैज लॉस्ट। रिप्लेस कर सकते हैं बट नेवर बी एबल टू बाय बैक, वो चीज जो खो गई है वो आप नहीं खरीद सकते वापस, क्योंकि वो मेमोरीज नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है, जो भी उसने खोई है। After losing his ball, the boy became sad, felt angry, learnt a lesson, went for another ball. So become sad, learnt a lesson. उदास भी हो गया था, ये भी हम बोल सकते हैं कि बहुत उदास हो गया था, एंड उसने मतलब एक लेसन भी सीखा, एंड द लेसन वाज कि क्या लेसन सीखा उसने, कि भाई अपनी चीजों को संभाल के रखो, ठीक है, हाँ, वरना तो चली जाएंगी ऐसे दूर आपसे। और ये भी सीखा कि इवेंचुअली चीजें खो जाती है, चली भी जाती है, तो उससे कोप अप करना सीखो, ओवर होना सीखो। He senses first responsibility. What responsibility is referred to here? So the responsibility referred to here was that of taking care of his things in the world of possessions and learning to cope with loss. तो सीधा बोला जा रहा है कि responsibility referred to here was that of taking care of his things. पहली चीज, पहली responsibility अपनी चीजों का ध्यान रखो in the world of possessions and learning to cope with loss। और ये भी सीखा कि भाई अगर कोई चीज चली भी जाती है तो वो फीलिंग कैसे झेली जाए, उससे कोप अप कैसे किया जाए। The boy must understand that one way or the other, बच्चे को ये समझना होगा कि ऐसे नहीं तो ऐसे, he is always going to lose his most prized possession, कि ऐसे नहीं तो वैसे इवेंचुअली जिंदगी में बहुत प्यारी प्यारी कीमती कीमती चीजें भी खो जाएंगी, चली जाएंगी। However, he should not feel sorry for his loss. उसको अपने लॉस के लिए सॉरी फील नहीं करना चाहिए, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये सब चीजें इवेंचुअली होंगी ही होंगी। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water. No use to say, oh, there are other balls. कोई फायदा नहीं है ये कहने का, है ना, वो यही कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है ये कहने का कि अरे और भी तो बॉल्स है। What does the expression what is he to do denote? Loss of the ball, ask the poet for another ball, boy's grief over the loss of the ball, go down the street. What does the expression what is he to denote? What is he to denote? Loss of the ball, ask the poet for another ball, boy's grief over the loss of the ball, या go down the street. So obviously boy's grief over the loss of the ball. आगे, state whether the following statement is true or false. The poet was delighted to watch the ball. है ना, poet बहुत खुश था बॉल को देख के कि वो पानी में चली गई। Obviously नहीं भाई, दुखी था वो। The poet repeats the word what in order to, बार बार what the boy is now, what बार बार what दिखा रहा था। So emphasize on his statement, ठीक है। Yes, there is no use to say oh there are other balls. ये कहने का कोई फायदा नहीं है कि भाई अरे और भी तो बॉल्स हैं। Indicates that the boy feels that, ये इंडिकेट करता है कि पोइट को क्या फील होता है, that it would be blank space to console the boy, that it would be helpful, futile, कोई फायदा नहीं है, futile, right, to console the boy, कि बच्चे को कंसोल करने का कोई भी फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत बार पढ़ चुके हैं यार ये पोएम्स, मैं हजारों बार पोएम बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शंस बता चुकी हूँ, क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, तो अब ये आप लोगों पर है ना, कि आप कितना पढ़ते हो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। What is the boy now who has lost his ball? Which feeling is expressed in this line? Regret, cheer, despair, thrill. Despair, dukh. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless, right? Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls will be lost always. Little boy and no one buys a ball back. राइट, सो क्या हो गया भाई, टूट ना जाना,
Who is him? Him कौन है? लड़का हमारा, the little boy. Why won't I intrude on him? क्यों? I कौन है? Narrator क्यों बोल रहा है कि मैं उसमें दखल नहीं दूंगा? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपनी सिचुएशन खुद फेस करे, ठीक है ना? I seem to be sensible. Why does no one buy a ball back? उससे फायदा नहीं है, बहुत बेकार. Should learn to be careful. बच्चे को सीखना पड़ेगा कि भाई अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरी बॉल चली जाएगी. सही गलत तो बताएंगे ना, सही चीज तो सिखाएंगे ना इवेंचुअली. Which word is opposite in meaning to the word worthless? कौन सा वर्ड जो है वो opposite है in meaning to the word worthless? Valuable. His ball went, I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possession. So the loss of the ball will help the child to understand his responsibility, obviously, है ना? उसकी first responsibility क्या है? उसका ध्यान रखना. Giving another ball to the child is intruding on him. कि भाई मैं उसका जो moment है वो उसमें दखल दे रहा हूं, वो नहीं करना है मुझे, ठीक है? Wait a minute. चलिए, his ball went, I would not intrude on him. A dime another ball is worthless now. He senses first responsibility in a world of possession. ये कर चुके हैं. The boy is sad because क्योंकि वो उसकी बॉल खो गई है. The ball is called worthless because it costs only a dime. Read the given extract to attempt the questions that follow. Money is external. He is learning. Well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up. Knowing what every man must one day know and must know many days, how to stand up. Right? So money जो है वो external है. He is learning well behind his desperate eyes कि भाई ये जो लॉस है इससे कोप अप कैसे किया जाए, हाउ टू स्टैंड अप, खड़ा कैसे हुआ जाए. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट नो वन डे, है ना, कि भाई हर एक इंसान को एक दिन ये सीखना ही सीखना पड़ता है. एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. ठीक है. सो द पोइट सेज मनी इज एक्सटर्नल. व्हाट डज इट मीन इन दिस एक्सट्रैक्ट? पोइट कहता है कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है. उसका क्या मतलब है?
What does it mean in this extract? Money helps us purchase materials that make life worth living. Money promotes materialism and hunger for power among youngsters. Money only impacts a person's external environment. या money buys materialistic things and can be earned again when lost. बताइए. So yes, obviously money materialistic चीजें buys हम खरीद सकते हैं उससे and can be earned again when lost और वापस से वो कमाया भी जा सकता है. आगे, what does the boy learn by losing the ball according to the extract? Loss is the unavoidable truth of life. Material objects can be replaced. Money buys happiness. Losses in life can be prevented with care. Life continues despite losses. ठीक है, तो एक बॉल गुमने से वो क्या क्या चीजें सीख सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट? बताओ. लॉस जो है वो अनअवॉइडेबल ट्रूथ है, बिल्कुल सीख सकता है. मटीरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड. बताइए, रिप्लेस किए जा सकते हैं क्या मटीरियल? मनी बाइज हैप्पीनेस. मनी से पैसा नहीं. थर्ड वाला तो है ही नहीं बिल्कुल भी. ठीक है ना. फोर्थ, लूज लॉसेस इन लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड विद केयर. बिल्कुल प्रिवेंट किए जा सकते हैं अगर ध्यान रखा जाए तो. और बोलो, कैन कंटिन्यूज डिस्पाइट लॉसेस. लाइफ जो है वो चलती रहती है चाहे कितना भी लॉस वगैरह क्यों ना आ जाए. तो यस, 1, 2 और 5. लाइफ कंटिन्यूज, लाइफ आगे बढ़ती रहती है. ठीक है, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिप्लेस किए जा सकते हैं. लॉस इज द अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ. नेक्स्ट वन, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप. बच्चा क्या सीख रहा है? खड़ा कैसे होना है वापस से. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि ही इज लर्निंग टू बी ब्लैंक स्पेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज. ही इज लर्निंग टू बी पेशेंट, रिजिलियंट, डिफेंसिव या जजमेंटल. बताओ कैसे रिजिलियंट, कि भाई लाइफ में प्रॉब्लम्स आए कितनी भी आए बट आप उनसे ओवरकम कर जाए इवेंचुअली. विच ऑप्शन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दीज लाइन्स? एन ऑब्जर्वर, द बॉयज पेरेंट्स, द बॉल सेल्समैन और फ्रेंड. बताओ, विच ऑप्शन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दीज लाइन्स? एन ऑब्जर्वर. बिल्कुल, वो दूर खड़े होकर देख रहे हैं ना वो सब चीज होते हुए. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोएट, फ्रॉम whom do we mostly learn about loss? एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे ना, बुक्स से, एल्डर्स से, टीचर्स से नहीं, एक्सपीरियंस से. नेक्स्ट, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. इफ यू हैड टू यूज द मैसेज ऑफ द गिवन कोट फ्रॉम द बुद्धाज सर्मन, है ना, द सर्मन एट बनारस, टू हेल्प द बॉय कोप विद द लॉस ऑफ हिज बॉल एंड व्हाट इट सिग्निफाइज, द बॉल पोएम, what would you include in your advice? आप क्या इंक्लूड करोगे? Also evaluate why it might be difficult for him to understand the notion. क्यों होगा उसके लिए वो मुश्किल? अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध जी के अनुसार ह्यूमन लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड इट इज फुल ऑफ सॉरोज एंड पेन्स. बहुत छोटी सी जिंदगी है, दुखों से, तकलीफों से भरी हुई है. गौतम बुद्ध जी के अकॉर्डिंग, ही बिलीव्स दैट, उनका ये मानना है कि वीपिंग और ग्रीविंग फॉर अ लॉस्ट वन, है ना, रोना, दुख मनाना किसी एक खोए हुए इंसान के लिए या कोई एक चीज के लिए, विल नॉट गिव एनीवन पीस ऑफ माइंड. आप जितना उस चीज को लेकर रोगे आपको उतना ज्यादा दुख होगा. ठीक है. सो द वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्संस नेवर वीप ऑन डेथ एंड नेवर ग्रीव ऑन सॉरोज. बोले जो समझदार लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, नेवर वीप ऑन डेथ एंड नेवर ग्रीव ऑन सॉरोज. वो कभी भी किसी की मौत पर क्या नहीं करते हैं? रोते नहीं है ना, क्योंकि वो ये जानते हैं दैट दीज आर द रियलिटीज एंड ट्रूथ ऑफ लाइफ. क्योंकि वो क्या जानते हैं कि ये दुनिया का, लाइफ का सच है. नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ. कोई भी इंसान जो है वो डेथ एस्केप नहीं कर सकता है. सो वी शुड नॉट ग्रीव ऑन डेथ. हर एक इंसान को मृत्यु आनी ही आनी है, तो आप उसको एस्केप तो वैसे भी नहीं कर सकते हो. इफ अ पर्सन सीक्स पीस ऑफ माइंड, और अगर एक इंसान पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहा है, he should draw out the grief and complaints, है ना. So Buddha's preachings will help the boy to cope with loss. पहली चीज, who had lost his ball. ठीक है, तो अगर वो बुद्ध जी की बातें सुनेगा तो उसे समझ जाएगा कि ये इनएविटेबल है, मुझे इससे कोप अप करना ही पड़ेगा. एंड इन दिस पोएम, द बॉल पोएम, द पोएट टीचेस अ फिलॉसफी ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ. वो क्या कर रहा है? वो एक फिलॉसफी समझा रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की हमारी जिंदगी में. सो ही हैज लर्न्ड दैट, उसने ये सीख लिया है कि लॉस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. लॉस एक ह्यूमन लाइफ का पार्ट है, बट द बॉय इज टू यंग टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ लाइफ. लेकिन बच्चा बहुत छोटा है, अभी वो इतनी गहराई से ये चीजें नहीं समझ सकता. इट इज इजी टू फील डिसहार्टेंड एट दिस एज. ये बहुत आसान है ना, आप दुखी हो सकते हो इस एज में, बहुत ईजी है. मोर ओवर ही इज ऑल अलोन इन हिज लॉस. ठीक है, दिस
is no one, there is no one, sorry, these क्या है, there is no one to explain and he must learn from his experience. कोई नहीं है एक्सप्लेन करने वाला और उसे सीखना होगा अपने एक्सपीरियंस से, एज इट विल टेक टाइम टू कोप अप, क्योंकि इसमें समय लगेगा. लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग एंड डाइंग, और जिंदगी इसी के बारे में है, जीने मरने के बारे में ही तो है. सो वी शुड नॉट गेट वरीड एट लॉसेस. इसीलिए भाई ये तो ये बात तो रो ही मत किसी के मरने में, मतलब वो जेन्युइन है, आपको एक बार हो सकता है, बट वो ये समझा रहे हैं कि उसका कोई फायदा नहीं है. ठीक है ना. हाँ, in the chapter A Baker from Goa, the narrator talks about his childhood in Goa. है ना, नैरेटर अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड हिज फॉन्ड मेमोरीज, और उसकी जो वहां में मेमोरीज है. इन अबाउट 120 वर्ड्स, अब 120 वर्ड्स में राइट अ प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट कंपेयरिंग द चाइल्डहुड ऑफ नैरेटर. एक प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट लिखना है हमको जिसके अंदर हम बच्चे का चाइल्डहुड ड्राफ्टिंग, कंपेयरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द नैरेटर. ठीक है, नैरेटर का चाइल्डहुड कंपेयर करेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा से नेल्सन मंडेला जी के चाइल्डहुड से. ठीक है, चाइल्डहुड मेमोरीज रिमाइंड अस ऑफ द डेज गॉन बाय, रेफरेंस दे रखा है. तो यार ऑब्वियसली दोनों का बचपन बहुत अलग दिखाया गया है. अ बेकर फ्रॉम गोवा के अंदर फ्रीडम इज अ रियलिटी, नेल्सन मंडेला में फ्रीडम इज एन इल्यूजन. है ना, वहां पे कोई थी नहीं उनके पास. कॉमनैलिटीज क्या है, बोथ टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ चाइल्डहुड, केयरफ्री एग्जिस्टेंस, इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, दोनों इन चीजों के बारे में ही बात कर रहे हैं. अपने आंसर लिखना खुद से, ये पॉइंट्स जरूर लिखना. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. What does this reflect about Amanda's mother and Amanda? कि भाई बहुत ज्यादा उसको बार बार टोकती रहती है ना. इन लाइन्स से साफ पता चलता है कि वो इंस्ट्रक्शंस देती रहती है ऑल द टाइम क्या करना है. सो इन दी 2 लाइन्स ऑफ द गिवन पोएम, Amanda's mother's voice is more like an order. है ना, कि भाई ऑर्डर दे रही है, ये मत करो, ये मत करो. This shows that she is a nagging mother, जो हर टाइम टोकती रहती है. वैसी माँ दिखाई है who constantly nags and instructs Amanda for something or the other. So Amanda is just a small child. Amanda एक छोटी सी बच्ची है who will obviously do things, जो obviously चीजें करेंगी. बच्चा है, अलग अलग, उसको नहीं पता इतनी समझ, but at the same time her mother's restricting and authoritative voice, लेकिन उसकी माँ का बार बार मना करना, वो authoritative voice जो है वो दिखा रहा है कि वो फिर सब, उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, वो रहना ही नहीं चाहती उस घर में, वो अपने आप को अकेला चाहती है, वो पीस चाहती है, वो आजादी चाहती है. ठीक है. अमांडा वॉज ब्लेम्ड फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स, मेंशन एनी 2. बहुत सारी चीजों के लिए अमांडा को ब्लेम किया गया है, कोई 2 चीजें बताएं. अमांडा इज अबाउट अ गर्ल बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू. ठीक है, अमांडा पोएम जो है वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे हमेशा ये बताया जा रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना. Being blamed for a number of things, है ना, बहुत ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है कई चीजों के लिए. Amanda had to listen to her mother's instructions, उसको उसकी माँ के इंस्ट्रक्शंस भी सुनने पड़ रहे हैं. 2 things she was blamed for, 2 चीजें जिसके लिए उसे ब्लेम किया जा रहा है वो that she shouldn't bite her nails and eat chocolates, उसको अपने नाखून नहीं काटने चाहिए और चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए. आगे बढ़ते हैं. What impression do you form about Amanda in the poem? क्या इंप्रेशन आप फॉर्म करते हो अमांडा के बारे में इसमें? Amanda is a little girl in her teens. Amanda क्या है, एक छोटी सी लड़की है ना, who is constantly nagged by her mother, लगातार उसकी माँ उसको टोकती रहती है. About how to behave and what to do, किस चीज के बारे में, कैसे बिहेव करना है, क्या नहीं करना. Amanda feels her freedom is curtailed, और Amanda को ये ऐसा लग रहा है कि भाई उसकी फ्रीडम जो है वो छीनी जा रही है उससे, बट शी इज हेल्पलेस. लेकिन वो क्या है, हेल्पलेस है. सो शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज मर्मेड, और तो इसीलिए वो अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है, मर्मेड इमेजिन कर रही है, एक ऑर्फन इमेजिन कर रही है. एंड रेप्यूंजल सेट्स हरसेल्फ फ्री इन द इमेजिनरी वर्ल्ड, और वो अपने आप को एक रेप्यूंजल भी इमेजिन कर रही है जो आजादी से घूम रही है अपने दुनिया में. मतलब वो बेसिकली वो आजाद ही तो होना चाहती है ना, और तो कोई है ही नहीं उसका. चलिए. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Who does me stand for? बताओ. Me कौन है इसके अंदर? Who does me stand for? Me stands for Amanda. What? How does me feel? कैसी feel कर रही है वो? Who is me compared to? किससे compare किया जा रहा है? So Amanda feels as if she is a mermaid. वो क्या feel कर रही है जैसे कि वो mermaid हो. The only inhabitant, ठीक है, ऑफ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, जो एकमात्र, मतलब और कोई है ही नहीं उस पूरे एमरल्ड सी में, खुद ही है, अकेली है. इन विच शी ड्रिफ्ट्स ब्लिसफुली, जहां वो खुशी खुशी इधर उधर ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट कर रही है. हु इज मी कंपेयर्ड टू? मी इज कंपेयर्ड टू अ मर्मेड.
विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स ऑपोजिट ऑफ सॉरोफुली? कौन सा वर्ड एक्सट्रैक्ट में है जिसका मतलब है सॉरोफुली? तो ब्लिसफुली वर्ड का मतलब है सॉरोफुली, ऑपोजिट है सॉरोफुली का. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. Do not eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not a care. Life in tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. तो कहती भाई मैं तो अपने सुंदर बाल कभी भी नीचे नहीं डालूंगी. The speaker's tone is कैसी है? Instructive. Complete the analogy with a word from the extract. Rare, uncommon, rare आएगा. Rare, uncommon. Peace. बोलो. Tranquil. Yes. Amanda did not want anyone to invade her privacy and silence. बिल्कुल वो नहीं चाहती कि कोई भी उसकी privacy में दखल अंदाजी दे. ठीक है? Amanda's mother is continuously blank space. Amanda क्या कर रही है? Disappoint, motivate, reprimanding, encouraging. Option B, toka taki. Which word in the extract is opposite in meaning to the word dull? कौन सा word है extract के अंदर जो dull word का opposite है? Bright. आगे. यहां तक समझ में आया? सब बच्चों को यहां तक का तो पता हो गया होगा भाई. आज काफी सारे सवाल जो है हम इस क्लास के अंदर कर चुके हैं. ठीक है? यस. एक बार देख लेते हैं कितना बचा है. द ट्रीज. ठीक है. तो ये जो पीडीएफ है ना ये मैं आप लोगों को दे दूंगी. बहुत सारे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है. ठीक है. ये 3 पोएम्स और लास्ट की बची हैं. ये भी आप इस पीडीएफ से कर लीजिएगा. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ का लिंक डालेंगे. ठीक है. वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और आपको वहां से ही पीडीएफ मिल जाएगा. तो बढ़िया वहां से पीडीएफ उठाओ और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना उनको अच्छे से कर लो एक बार. बढ़िया. ठीक है. जैसे why is the poet writing long letters? Why does she not mention the departure of the trees? कि भाई पोइट जो है लंबे लेटर्स क्यों लिख रही है द ट्रीज के अंदर, है ना, और वो मेंशन क्यों नहीं कर रही उन लेटर्स में डिपार्चर ऑफ ट्रीज. सो द पोइट इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स प्रोबेबली टू कीप हरसेल्फ बिजी इन सम एक्टिविटी. पहली चीज वो अपने आप को किसी एक्टिविटी में बिजी रखना चाहती है. शी डजंट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज इन हर लॉन्ग लेटर्स और वो मेंशन नहीं कर रही है. ठीक है. ट्रीज का डिपार्चर अपने लॉन्ग लेटर्स में क्योंकि शी डजंट वांट एनीवन टू नो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले दैट द ट्रीज इनसाइड हर हाउस आर रिबेलिंग एंड फाइटिंग. कि उसके घर के अंदर के जो ट्रीज है वो रिबेल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए फॉरेस्ट में. सो द ट्रीज स्ट्रगल साइलेंटली एट नाइट. और जो ट्रीज है वो स्ट्रगल कर रहे हैं रात में साइलेंटली टू ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर कैप्टिविटी. वो आजाद होना चाहते हैं उससे व्हेन नो वन इज वॉचिंग देम, जब उन्हें कोई ना देख रहा हो. शी वांट्स द ट्रीज टू बी लिबरेटेड. वो चाहते हैं कि वो ट्रीज आजाद हो जाए एंड बी वन विद नेचर वेयर दे बिलोंग. ठीक है. देयरफॉर इसीलिए शी फील्स दैट, वो ऐसा फील करती है कि इट इज बेस्ट नॉट टू से अ वर्ड अबाउट इट टू एनीबडी. ये बेस्ट है कि ये वो किसी से भी इसके बारे में कोई भी बात ना बोली जाए, अपने लेटर्स में उस चीज को ना मेंशन किया जाए. ठीक है. चलिए, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास. ठीक है. और ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा. मैं आशा करती हूँ आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया होगा. काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए. आगे आने वाली क्लासेस में ऐसे ही मैं आपको और भी क्वेश्चंस, अजीब कट गए, और भी क्वेश्चन, मेरी क्या बुराई कर रहे हो क्या, अजीब कट गई मेरी, और भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.